पढ़ाई और भी मज़ेदार हो जाए जब खुद अवस्थी सर पढ़ाएं। उनसे जुड़ने के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं उनके लेक्चर्स को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बच्चों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द बैकबोन फॉर स्टडीइंग अल्टरनेटिंग करंट्स। अगर हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन नहीं मालूम तो हमें एसी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिराइव्ड फ्रॉम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज कंसिडर्ड एज द लास्ट टॉपिक ऑफ द मैग्नेटिज्म, एंड जहां से ये खत्म होता है वहीं से आपका अल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट होता है। तो आज के लेक्चर में हम बहुत ही ब्रीफ में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का बेसिक्स पढ़ेंगे, जिससे हमें अल्टरनेटिंग करंट पढ़ने में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अल्टरनेटिंग करंट हैपेंस टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर ऑल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स एज वेल एज 10+2 स्टूडेंट्स। क्लास 12 के फिजिक्स के सिलेबस में भी अल्टरनेटिंग करंट एक अलग यूनिट है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए भी अल्टरनेटिंग करंट एक अलग यूनिट है। एंड सेकेंड ईयर में नेटवर्क एनालिसिस एंड सिंथेसिस में भी आपको अल्टरनेटिंग करंट पढ़ना है, बिकॉज आपको 3 फेज सर्किट पढ़ना है, पावर फैक्टर पढ़ना है। चलिए बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब जैसे आप नाम देख रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट मींस यहां पर कुछ इलेक्ट्रिसिटी और कुछ मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट कंबाइंड हो रहा है, और इंडक्शन का मतलब कोई चीज इंड्यूस हो रही है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। ध्यान देंगे बच्चों, इट इज द प्रोसेस इन विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। एक ईएमएफ इंड्यूस होता है, ईएमएफ इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अच्छा, ये ईएमएफ इंड्यूस क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब अगर किसी कॉइल से मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तो वहां पर ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब बहुत ही ब्रीफ में एक बार देख लेते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए। बी इज द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, बी इज द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे देखिए, मान लीजिए ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है जहां से these are the magnetic lines of forces that are passing. Basically magnetic flux is the measure of the magnetic lines of forces, measure of the magnetic lines of forces passing through a coil, passing through a cross section, बल्कि मुझे कहना चाहिए passing through a cross section। किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही हैं, यही मुझे मैग्नेटिक फ्लक्स का मेजर करके देता है। मैग्नेटिक फ्लक्स होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट while analyzing the magnetic induction and alternating currents। ठीक है ना। अब अगर मैं वेक्टोरियल फॉर्म में बोलूं तो फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, जहां पर if this is the area vector and this is the direction of the magnetic lines of forces, both these area vector and the direction of the magnetic field they are making an angle theta, तो मेरा phi होता है बी ए cos theta। अगर वेक्टोरियल फॉर्म में बोलूंगा तो phi is equal to b dot da। यहां पर मुझे एक चीज बहुत ध्यान देने वाली बात है, that it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। देखिए, जितने भी मेरे डॉट प्रोडक्ट्स हैं उनका आउटकम हमेशा स्केलर क्वांटिटी आता है, और जितने भी मेरे क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं उनका आउटकम हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये मुझे बी और ए के डॉट प्रोडक्ट से मिल रहा है। फाइन। अगर मैं इंटीग्रेशन के फॉर्म में बात करूं तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सरफेस इज बी डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। इफ मैं पूरे सरफेस को छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज में डिवाइड कर दूं और नॉन यूनिफॉर्म फ्लक्स की वजह से मैं एक एरिया का फ्लक्स लूं और बाद में उसको पूरे एरिया पर इंटीग्रेट कर दूं, तो मुझे टोटल फ्लक्स पता चल जाएगा। क्लियर है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुझे बताता है कि कैसे ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हुआ है बाय द चेंजिंग फ्लक्स।
किसी सरफेस के थ्रू पास होने वाला फ्लक्स बदल रहा है, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो गया है। यूनिट होती है बच्चों इसकी वेबर। वेबर इज द यूनिट ऑफ फाई, WEBER। 1 वेबर इज 1 टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर। अगर मैं एरिया को मीटर स्क्वायर में लूं तो दिस इज 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। अब आते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल पार्ट पे। द बिग क्वेश्चन इज कि ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस कैसे हो रहा है बच्चों। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए देयर वर 2 साइंटिस्ट्स, फैराडे एंड हेनरी। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए एंड द रिजल्ट ऑफ दोज एक्सपेरिमेंट्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ दिस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज जनरेटेड। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे, यहां पर देखिए मेरे पास एक कॉइल है। फिगर ए में देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देयर इज अ कॉइल और मेरे पास एक मैग्नेट है। मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को कॉइल की तरफ ला रहा हूं। क्लियर। जब मेरा मैग्नेट बहुत दूर था कॉइल से, मैं मान लेता हूं इनिशियली मेरा मैग्नेट बहुत दूर था। जब मैग्नेट बहुत दूर था तब कोई भी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इस कॉइल से पास नहीं हो रही थी। बट जैसे जैसे मैं मैग्नेट को कॉइल के पास, वीडियो में देखिए, जैसे जैसे मैं मैग्नेट को कॉइल के पास लाया, भाई ऑब्वियसली मैग्नेट की कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी। अब जैसे ही मैं इसे कॉइल के पास लेके आया बच्चों, तो नॉर्थ पोल से निकलने वाली कुछ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल से भी पास होने लगी। इनिशियली जब मैग्नेट बहुत दूर था तब कॉइल से कोई भी फील्ड नहीं पास हो रही थी, मतलब कोई भी फ्लक्स नहीं था। बट जैसे जैसे मैं मैग्नेट को पास लेके आया, मैंने क्या देखा कि मैग्नेट की मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कॉइल से पास होने लगी। तो इनिशियली कोई लाइंस ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही थी, तो फ्लक्स 0 था। बाद में मैग्नेट की कुछ लाइंस ऑफ फोर्स पास होने लगी तो कुछ फ्लक्स आ गया। दैट मींस देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स। ठीक है ना, वहां पर फ्लक्स चेंज हुआ। तो मैं क्या देखता हूं, अगर मैं कॉइल से एक गैल्वेनोमीटर लगा दूं तो गैल्वेनोमीटर में बच्चों डिफ्लेक्शन दिखाई देता है। ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन है। मतलब जब मैं नॉर्थ पोल के साथ मैग्नेट को कॉइल के पास लेके आ रहा था तो मैंने देखा कि मैग्नेट कॉइल के साथ जो गैल्वेनोमीटर है उसने डिफ्लेक्शन दिखाया। क्लियर है ना। यहां पर देखिए ध्यान से। उसके बाद केस 2 देखिए, फिगर बी। अब की बार मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेम मैग्नेट को दूर ले जा रहा हूं, उसी कॉइल से दूर ले जा रहा हूं। तो जब मैग्नेट कॉइल के पास था तो मैग्नेट की बहुत सारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कॉइल से पास हो रही थी। बट जैसे जैसे मैं कॉइल को दूर ले जा रहा हूं तो अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो कॉइल से पास हो रही हैं वो कम हो गई। तो पहले जब ज्यादा लाइंस पास हो रही थी तो ज्यादा फ्लक्स था, अब कम लाइंस पास हो रही है तो कम फ्लक्स है। अगेन यहां पर चेंज इन फ्लक्स है। तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से फिर से एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और करंट फ्लो कर रहा है। वही करंट मुझे गैल्वेनोमीटर में फिर दिख रहा है। बट अब की बार अगर आप डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन देखेंगे तो ये बिल्कुल ऑपोजिट है। मतलब जब मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ ला रहा था तब का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, और जब मैं मैग्नेट को कॉइल की तरफ ले जा रहा था तब का डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट है। केस 3 देखिए। अब की बार मैं मैग्नेट को कॉइल के पास स्टेशनरी रखा हूं। बहुत ध्यान से समझेंगे। मतलब मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई मोशन नहीं है। अगर मैग्नेट मूव नहीं कर रहा है भाई, तो जितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पहले पास हो रही थी अभी भी उतनी ही मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है। तो अगर सेम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास हो रही है इसका मतलब फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है। अगर फ्लक्स में कोई चेंज नहीं है तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, और अगर कोई ईएमएफ बच्चों इंड्यूस नहीं होगा तो कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। आप अगर देखोगे तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट डायग्राम देखिए। अब की बार मैंने क्या रखा है, अब की बार मैग्नेट को स्टेशनरी कर दिया। ठीक है ना। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो कॉइल के नीचे मैंने व्हील्स लगा रखी हैं और मैं कॉइल को मूव करा रहा हूं। तो भाई अगर मैं कॉइल को पास लाऊंगा मैग्नेट के तो मैग्नेट की ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। अगर मैं कॉइल को दूर ले जाऊंगा तो मैग्नेट की कम मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। तो यहां पर देखिए मेरे वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है। मतलब मैं कॉइल को मैग्नेट के नजदीक ला रहा हूं। तो मैं जब कॉइल को मैग्नेट के बच्चों नजदीक लाऊंगा तो ज्यादा से ज्यादा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास होंगी। तो अगेन यहां पर डिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है। तो पहले चारों फिगर देख के मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैग्नेट और कॉइल के बीच में कोई भी रिलेटिव मोशन है, कोई भी रिलेटिव मोशन, चाहे मैग्नेट मूव कर रहा हो चाहे कॉइल मूव कर रहा हो, तो मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है।
और अगर मेरे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है, इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है। ये करंट फ्लो क्यों कर रहा है? बिकॉज ऑफ चेंज इन फ्लक्स और ईएमएफ के जनरेशन से। क्लियर है? अब फिफ्थ फिगर देखते हैं, दिस वन। अभी ध्यान से देखेंगे, अगेन दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिगर। ये मुझे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में बताता है, वो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। अभी तो मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूं जहां से मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या फैराडे लॉ के बारे में पता चला। अब यहां पर देखिए, एक सिलेंडर पे मैंने दो कॉइल बांध रखे हैं। दिस इज माई प्राइमरी कॉइल, दिस इज माई प्राइमरी कॉइल, फाइन, एंड द अदर वन इज अ सेकेंडरी कॉइल। और ध्यान से देखेंगे तो सेकेंडरी कॉइल पे मैंने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। अब इस केस को ध्यान से देखिए, देखिए जब मैं की को प्रेस करता हूं, ठीक, और बहुत देर तक प्रेस रखता हूं, बहुत देर तक प्रेस रखने का मतलब स्टेडी स्टेट अचीव हो चुकी है। अब जो 10+2 के स्टूडेंट्स हैं उन्हें स्टेडी स्टेट नहीं मालूम। स्टेडी स्टेट का मतलब सर्किट बहुत देर तक एक ही कंडीशन में है। तो अगर स्टेडी स्टेट में मेरा सर्किट है तो प्राइमरी में करंट फ्लो कर रही है, लेकिन गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। ध्यान से समझेंगे, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्यों नहीं है? क्योंकि एक कांस्टेंट करंट बहुत देर से फ्लो कर रही है और कांस्टेंट करंट फ्लक्स नहीं बदल सकती। तो मेरे सेकेंडरी कॉइल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। अगर मैं रियोस्टेट की मदद से, ये जो मैंने रियोस्टेट लगा रखा है, ये करंट को चेंज करने के लिए लगा रखा है। अगर मैं रियोस्टेट की मदद से करंट को बढ़ाता हूं या घटाता हूं, भाई डिफ्लेक्शन क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या है, ये हम बाद में देखेंगे। अभी तो हम देख रहे हैं कि इंडक्शन हो कैसे रहा है। तो मैं क्या देखता हूं, अगर मैं रियोस्टेट की मदद से करंट को बढ़ाता हूं या घटाता हूं, तो मेरा प्राइमरी करंट चेंज होने की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होता है। अच्छा, वही फ्लक्स सेकेंडरी से भी लिंक है। इसका मतलब प्राइमरी का फ्लक्स अगर चेंज हो रहा है तो सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज होगा, और अगर सेकेंडरी का भी फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होगा, एक ईएमएफ जनरेट होगा, जिसकी वजह से करंट फ्लो करेगा, और वही डिफ्लेक्शन मुझे गैल्वेनोमीटर में दिखाई देगा। तो अगर बच्चों में कंक्लूसिव बात करूं इन सभी एक्सपेरिमेंट्स की, तो इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के कंक्लूजन में फैराडे ने कुछ लॉ दिए हैं, जिसको मैं बोलता हूं फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे ने दो लॉ दिए हैं। पहला लॉ कहता है व्हेनेवर देयर इज अ चेंज इन फ्लक्स, मैं बुलेट्स में लिख रहा हूं शॉर्ट में, चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, an EMF is induced due to which a current flows in the circuit. A current flows in the circuit. अब ये करंट तब तक फ्लो करेगा जब तक सर्किट क्लोज है। दूसरा कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, दूसरा लॉ मुझे मैग्नीट्यूड देता है इंड्यूस्ड ईएमएफ का। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ E इज इक्वल टू नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। और इस नेगेटिव साइन को हम लेंज लॉ से समझते हैं। लेंज लॉ कहता है द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट ऑलवेज अपोजेस द कॉज ड्यू टू विच इट इज प्रोड्यूस्ड। मतलब जिस वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो उसी रीजन को अपोज करेगा। मतलब क्या है? मतलब यह है बच्चों कि मैं यहां पर एक कॉइल लाऊं और एक मैग्नेट रखूं। अगर मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ ले जाऊंगा तो इस कॉइल में जो करंट इंड्यूस होगी वो ऐसी इंड्यूस होगी कि वो इस मोशन को अपोज करे। तो इस मोशन को अपोज करने के लिए यहां पर भी नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहीं अगर मैं नॉर्थ पोल के साथ मैग्नेट को दूर ले जाऊं तो यहां पर जो कॉइल है वो चाहेगी कि नॉर्थ पोल दूर ना जाए, नॉर्थ पोल उसके पास आए, इसलिए वो यहां पर साउथ पोल जनरेट कर देगी। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल का लॉजिक मुझे मालूम है, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। मतलब अगर मैं मैग्नेट का नॉर्थ पोल कॉइल की तरफ लाऊंगा तो यहां पर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगेगा, ठीक है ना, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगेगा। और अगर मैं नॉर्थ पोल दूर ले जाऊंगा
तो यहां पर क्लॉकवाइज करंट फ्लो करने लगेगा। और यही चीज मैं साउथ पोल के साथ भी ला सकता हूं। अगर मैं साउथ पोल, यहां पर साउथ पोल लाऊंगा तो यहां पर साउथ जनरेट हो जाएगा, यहां पर साउथ दूर ले जाऊंगा तो यहां पर नॉर्थ पोल जनरेट हो जाएगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 10+2 में भी। क्लियर है? तो दिस वाज द बेसिक ऑफ द फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बाय वर्च्यू ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो मैं ईएमएफ इंड्यूस होने की बात कर रहा हूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है। ठीक है ना? तो आगे के सेक्शन में हम देखते हैं कि व्हाट आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ दीज इंड्यूस्ड ईएमएफ्स। चलिए अब हम देखेंगे मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉ। देखिए फैराडे लॉ हमने देख लिया, which states the cause of the generation of the induced current। अब हम देखेंगे कि मोशनल ईएमएफ मतलब आपका कोई कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसके मूवमेंट की वजह से जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके बारे में हमें पढ़ना है। देखिए यहां पर ग्रीन कलर से अगर आप देखोगे तो एक यू शेप्ड कंडक्टिंग रॉड है, उसके ऊपर मैं दूसरी रॉड को मूव करा रहा हूं। द सेकेंड रॉड दैट इज मूविंग ऑन द यू शेप्ड कंडक्टिंग स्टैंड इज PQ। फाइन। द लेंथ ऑफ द रॉड PQ, दिस इज द लेंथ PQ, दिस इज L। फाइन। और मैं V वेलोसिटी से उसे मूव करा रहा हूं टुवर्ड्स लेफ्ट। इस रीजन में एक मैग्नेटिक फील्ड है विच इज डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स, एक मैग्नेटिक फील्ड है जो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है। ठीक है ना? अब बच्चों होगा क्या, मेरा कंडक्टर जब मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा तो उस पर एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। फाइन। क्यों इंड्यूस होगा? देखिए जब मेरा रॉड PQ टुवर्ड्स लेफ्ट मूव कर रहा है, मान लेता हूं कि वो x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दिस इज x। ठीक। तो जैसे जैसे मेरा x घटता जाएगा, मतलब मेरा रॉड PQ, दिस इज the लेफ्ट मोस्ट एंड और दिस इज माई रॉड PQ जैसे जैसे मूव कर रहा है टुवर्ड्स लेफ्ट, अब x की वैल्यू घटती जा रही है। अगर x की वैल्यू घटती जा रही है तो जो फ्लक्स पास हो रहा है उससे वो भी घटता जा रहा है। भाई जब x पूरे फुल लेंथ पे है तब ज्यादा से ज्यादा फ्लक्स पास हो रहा है बीच वाले रीजन से। जैसे जैसे PQ मूव कर रहा है तो जो एरिया इनक्लोज हो रहा है किसके बीच में, PQRS, जो एरिया इनक्लोज हो रहा है, एरिया इनक्लोज्ड बाय PQRS, दिस एरिया इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। अगर एरिया डिक्रीज हो रहा है तो मुझे मालूम है phi इज इक्वल टू B इंटू A इज डिक्रीजिंग, दैट मीन्स फ्लक्स इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। मतलब ध्यान से समझेंगे ये कॉन्सेप्ट, मतलब अगर मैं PQ को लेफ्ट की तरफ मूव करूंगा तो मेरा एरिया घट रहा है, एरिया घटने की वजह से मेरा फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है या मैं कह सकता हूं फ्लक्स चेंज हो रहा है। भाई पहले फ्लक्स ज्यादा रहा होगा, अब कम हो रहा है, दैट मीन्स देयर इज अ चेंज इन द फ्लक्स। और अगर चेंज इन द फ्लक्स होगा तो क्या होगा बच्चों, ईएमएफ इंड्यूस होगा, 100% इंड्यूस होगा। अब क्वेश्चन ये है कि फ्लक्स कितना चेंज हुआ, तो phi इज इक्वल टू B इंटू A। मुझे मालूम है ये रेक्टेंगुलर है भाई, PQRS इज अ रेक्टेंगल, तो एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू x। फाइन। अब ईएमएफ इंड्यूस कितना होता है, E इज इक्वल टू माइनस d phi बाई dt, तो माइनस d dt ऑफ B इंटू L इंटू x। भाई लेंथ इज कॉन्स्टेंट, B इज द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी कांस्टेंट है, x वेरी कर रहा है, ध्यान समझेंगे, x वेरी कर रहा है। क्यों वेरी कर रहा है, क्योंकि मैं जैसे जैसे PQ को लेफ्ट की तरफ ला रहा हूं x घट रहा है, तो मैं BL को बाहर ले सकता हूं, तो E इज इक्वल टू माइनस BL, दिस इज dx बाई dt। एंड व्हाट इज dx बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ, दिस इज नथिंग बट वेलोसिटी v। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि मैं v को पॉजिटिव लूंगा या नेगेटिव लूंगा। देखिए मैं अगेंस्ट जा रहा हूं तो v नेगेटिव आएगा, तो E विल बी BLV। क्लियर है, BLV। अब ये समझिए कि v को नेगेटिव क्यों लिया है। देखो रॉड PQ पर मैग्नेटिक फोर्स भी तो लगेगा, ठीक है ना। मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकालते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। अब मैग्नेटिक फोर्स निकालने के लिए मुझे भाई FBI, मुझे इंड्यूस्ड करंट चाहिए, तो इंड्यूस्ड करंट बच्चों निकलता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से। ये है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, वो कहता है थंब इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर, तो मोशन ऑफ द कंडक्टर इज टुवर्ड्स, आपकी स्क्रीन में टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो अपने थंब को लेफ्ट की तरफ करिए। फोर फिंगर इज इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड को अपने स्क्रीन के अंदर डालिए।
मिडिल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। तो देखिए कैमरे में देखिए, मिडिल फिंगर ऐसा है नीचे की तरफ, मतलब आप जिस भी स्क्रीन पे ये वीडियो देख रहे हो आपका इंड्यूस्ड करंट उससे नीचे की तरफ है। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट, ये मैंने ब्लैक से बना रखा है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट। अब जरा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पे आइए, एफ बी आई, बी अंदर है आई नीचे है, तो फोर्स किधर है? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्क्रीन में देखिए, लेफ्ट हैंड में अपने फोर फिंगर को अंदर करिए स्क्रीन के, मिडिल फिंगर को डाउनवर्ड्स करिए, तो आपका जो थंब है इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स राइट, मतलब इस कॉइल पे, इस कंडक्टर PQ पे बच्चों जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो राइट की तरफ लग रहा है, लेकिन आपकी वेलोसिटी लेफ्ट है, मतलब आप फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हो, आपको PQ को खींचना पड़ेगा, इसीलिए माइनस लगा के मैंने E को BLV बना दिया है। क्लियर है? तो दिस इज द इंड्यूस्ड EMF व्हेन अ या मोशनल EMF इन अकॉर्डेंस टू फैराडेज लॉ व्हेन अ कंडक्टर मूव्स इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है ना? अब यहां से बच्चों में इंड्यूस्ड करंट भी निकाल सकता हूं, अगर R इज द रेजिस्टेंट तो I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? E/R, तो दिस विल बी BLV अपॉन R। तो ये मुझे करंट की वैल्यू भी मिल गई। देखिए न्यूमेरिकल्स में कुछ भी पूछा जा सकता है। फोर्स कितना होगा? F विल बी IBL साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री क्यों है ये मैं पहले भी बता चुका हूं। I का वैल्यू पुट कर दीजिए, BLV अपॉन R इंटू B इंटू L। तो बच्चों फोर्स कितना लगा? फोर्स लगा B² L² V अपॉन R। यहां पर मैं जो चाहूं वो निकाल सकता हूं। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए हर कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहां से मैं पावर जनरेटेड भी निकाल सकता हूं, इफ आई नीड आई कैन। भाई कैसे निकालूंगा? पावर जनरेटेड इज F इंटू V। यहां से मैं पावर भी निकाल सकता हूं, कितना आ जाएगा? पावर आ जाएगा B² L² V² अपॉन R। तो जो भी क्वांटिटी, जो भी पैरामीटर मुझे चाहिए मैं यहां से निकाल सकता हूं। अब यहां पर एक और इंपॉर्टेंट चीज जरा ध्यान से देखेंगे, आई कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द चार्ज के बारे में भी मैं कुछ कह सकता हूं। कैसे? I की वैल्यू होती है बच्चों E/R, ये मैंने यहां पे निकाला है, और I होता है dQ/dt, ठीक। और E बच्चों क्या होता है? E इज इक्वल टू -N dφ/dt इंटू 1 अपॉन R, ठीक है ना। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? dQ इज इक्वल टू dφ अपॉन R, ठीक है ना। या मैं कह सकता हूं नेट चार्ज इज द नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस। तो ये वैल्यूज भी मैं कुछ कुछ जगह यूज करूंगा। इन्हीं सब कॉन्सेप्ट से आगे हम प्योरली इंडक्टिव, प्योरली रेजिस्टिव और प्योरली कैपेसिटिव सर्किट्स के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ेंगे। क्लियर है? चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट टॉपिक नाउ। चलिए बच्चों अब हम देखेंगे द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड EMF। यहीं से हमारा ऑल्टरनेटिंग करंट का कोर कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। इतनी देर से हम जो पढ़ रहे थे वो इसीलिए पढ़ रहे थे कि अल्टीमेटली हम ऑल्टरनेटिंग करंट के बारे में जान सकें कि कहां से और कैसे करंट या वोल्टेज या कोई भी क्वांटिटी ऑल्टरनेट कर रही है। अब यहां पर देखिए फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा हम अभी डिस्कस करके आए, दिस इज द फ्लक्स। अब अगर मुझे फ्लक्स को बदलना है तो फ्लक्स को बदलने के मेरे पास तीन तरीके हैं। पहला तरीका, मैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी B को बदलूं, ठीक। कैसे बदल सकता हूं? मैंने पहले केस 1 में देखा, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बदलने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन थे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बदलने के लिए मैं रिलेटिव मोशन पढ़ता हूं बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट। यहां पर देखिए दिस वाज द कॉन्सेप्ट या दिस वाज द कंडीशन जो मुझे B का वेरिएशन दिखा रहा था। भाई यहां पर B ही तो बदल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ही तो बदल रही है, तभी तो EMF इंड्यूस हो रहा है या फ्लक्स बदल रहा है। केस 2 है मेरा चेंज इन एरिया। भाई फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा में मेरा केस 2 क्या है? दिस बाई चेंजिंग A। अब एरिया को चेंज करके मैं कैसे EMF इंड्यूस कर सकता हूं? ये देखिए मेरे पास मैंने अभी जो आपको पढ़ाया, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन द एरिया। यहां पर फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है?
ये जो बच्चों एरिया है ये बदल रहा है। जब मेरा PQ लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, और एरिया चेंज होने की वजह से ही मेरा फ्लक्स बदल रहा है, और फ्लक्स बदलने की वजह से EMF इंड्यूस हो रहा है। ठीक है ना। तो अगर आप ये पूरा कॉन्सेप्ट देखो तो बी बदलने से क्या होता है मैंने पढ़ लिया, ए बदलने से क्या होता है मैंने पढ़ लिया। तीसरा तरीका जो मैं पढ़ सकता हूं दैट इज थीटा बदलना। थीटा बदलने का मतलब हुआ बाय चेंजिंग द रिलेटिव ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। यहीं से ऑल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन हो रहा है। अब ध्यान से देखो, ये मैंने बाय दिस इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये मेरी PQRS एक कॉइल रखी है। फाइन। अब ध्यान से समझेंगे, जरा कैमरे की तरफ देखिए। आप सामने से देख रहे हो तो आपको वर्टिकल लाइन दिख रही है। फिगर 2 में अगर आप देखो, दिस इज फिगर 1 एंड दिस इज फिगर 2। अगर आप फिगर 2 में सामने से देखोगे तो आपको कॉइल ऐसा स्टैंडिंग दिखेगा, एक हिस्सा सामने वाला हिस्सा दिखेगा। ठीक। तो देखो, मान लेता हूं कॉइल पहले केस 1 में मेरा कॉइल इज परपेंडिकुलर टू बी। अगर कॉइल बी के परपेंडिकुलर है तो बिल्कुल स्ट्रेट दिखेगा। अब मान लिया मैंने कि कॉइल की एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, मतलब टी टाइम में वो ओमेगा वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो मान लिया किसी इंस्टेंट पे ओमेगा पे मूव करने के बाद उसने ये थीटा एंगल बनाया और मेरे कॉइल का नया ओरिएंटेशन ये हो गया। दिस इज द न्यू ओरिएंटेशन ऑफ माई कॉइल। ठीक। अब एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये मुझे मालूम है। ठीक है ना। तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, थीटा विल बी बाई थीटा इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थीटा को मैं ओमेगा इंटू टी लिख सकता हूं, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्लियर है। थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी। फाइन। अब EMF कितना इंड्यूस होगा ये इंपॉर्टेंट है। EMF कितना होता है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। ठीक है ना। फाई कितना है, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा था, थीटा इज ओमेगा टी, तो फाई इज बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ये वैल्यू यहां रखता हूं, माइनस डी डी टी ऑफ फाई की जगह रख दिया मैंने बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, तो E इज इक्वल टू माइनस बी ए डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। तो बच्चों डी डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इज माइनस साइन ओमेगा टी, साथ में एक ओमेगा और आएगा, तो ये आ गया ओमेगा बी इंटू ए इंटू साइन ओमेगा टी। ठीक है ना। अब मैं मान लेता हूं द कॉइल हैज एन टर्न्स, मान लेता हूं द कॉइल हैज एन टर्न्स। तो इफ द कॉइल हैज एन टर्न्स तो क्या होगा बच्चों, E इज इक्वल टू एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। फाइन। दिस विल बी द इंड्यूस्ड EMF। अब ये जो EMF इंड्यूस हुआ है, E मैक्स कब होगा, E मैक्स बच्चों तब होगा जब साइन ओमेगा टी मेरा मैक्स हो, और साइन ओमेगा टी मैक्स होने का मतलब मेरा साइन ओमेगा टी का वैल्यू बच्चों 1 हो जाए। तो साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 हो जाए। अगर साइन ओमेगा टी का वैल्यू 1 आ गया तो E मैक्स कितना आ गया, E मैक्स आ गया मेरा एन बी ए ओमेगा। इसको मैं E नॉट अगर लिख दूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ गया, E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। अब यही हम हमेशा AC में लिखते हैं, आइदर साइन या कॉस। तो दिस इज व्हाट वी यूज टू राइट इन एवरी ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी। करंट भी लिखता हूं तो मैं कैसे लिखता हूं, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी। अब ये साइन और कॉस इंटरचेंजेबल इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहां पर साइन लेके चलता तो मुझे यहां कॉस मिल जाता, यहां पर कॉस लेके चला तो मुझे यहां साइन मिल गया। क्लियर है। तो यही वो ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का वेरिएशन है जो मैं AC में लिखता हूं और इस्तेमाल करता हूं। अब ये ऑल्टरनेटिंग कैसे है ये भी समझ लीजिए। देखिए केस 1 में मैंने आपको बताया कि कॉइल की पोजीशन ये है, ये कॉइल की पोजीशन है केस 1 में। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की पोजीशन ये है। ठीक। तो ओमेगा टी बच्चों कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा टी, ओमेगा टी 0 है। भाई ओमेगा टी क्या था, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 0। क्लियर है ना। ओमेगा टी 0 है तो E की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। ठीक है ना। अब मान लेता हूं कि मेरा कॉइल पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड के,
तो इस केस में ओमेगा टी मेरा 90 है। अगर मेरा ओमेगा टी 90 है तो साइन ओमेगा टी मेरा 1 है, तो ई की वैल्यू आ गई ई नॉट। क्लियर? ई की वैल्यू आ गई बच्चों ई नॉट। उसके बाद मैं ओमेगा टी को अगर कर दूं यहां से उठाकर यहां 180 कर दूं तो ई की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। उसके बाद जैसे जैसे मैं ओमेगा टी चेंज करता जाऊंगा मेरा ई मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में चेंज हो जाएगा भाई। 0 मिनिमम, फिर 0 ई नॉट, 0 माइनस ई नॉट, 0, इस तरीके से ऑल्टरनेट करेगा। यहीं से बच्चों मेरा ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जनरेशन आता है और यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा अपना एसी। जब मैं ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट करूंगा तो मैं सीधे इस इक्वेशन से स्टार्ट करूंगा। बट ये इक्वेशन आई कहां से? ये इक्वेशन आई फ्रॉम द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं फ्लक्स को बदल सकता हूं। 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैंने फ्लक्स को बदलने के देख लिए। तीसरे तरीके में मैं देख रहा हूं मुझे एक ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी मिल रही है। क्लियर है? चलिए अब लास्ट टॉपिक देखते हैं अपने लेक्चर का। चलिए बच्चों, लेट अस डिस्कस सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन। बोथ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन आर दी आउटकम्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब देखिए, सेल्फ इंडक्शन से ही मेरा इंडक्टर जो एल हम पढ़ते हैं नेटवर्क्स में, इलेक्ट्रिकल में या ऑल्टरनेटिंग करंट्स में, वो इंडक्टर कहां से आया? इंडक्टर की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है सेल्फ इंडक्शन। अब सेल्फ इंडक्शन को समझने के लिए हमने आपके सामने 2 डायग्राम्स रखे हुए हैं। दिस इज डायग्राम ए एंड दिस इज डायग्राम बी। डायग्राम ए में एज सून एज आई प्रेस द की के, मैं जैसे ही की के को प्रेस करता हूं, बंद करता हूं, सर्किट इज क्लोज्ड। सर्किट क्लोज होने की वजह से बैटरी का करंट इंक्रीज करता है। बट अब जब मेरी की ओपन थी तब भाई दिस इज एन इंडक्टिव कॉइल, इट हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। इनिशियली इससे पास होने वाला फ्लक्स 0 था, बट जैसे ही बच्चों मैंने की को बंद किया, बैटरी से मेन करंट बढ़ा, मेन करंट चेंज हुआ तो यहां पर फ्लक्स भी चेंज हुआ। अगर फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, ठीक है ना? और अगर इंड्यूस्ड ईएमएफ होना चाहिए तो इंड्यूस्ड करंट भी फ्लो करना चाहिए। बट लेंज लॉ कहता है कि the direction of the induced EMF is such that it always opposes the cause due to which it is produced। तो यहां पर जो इंड्यूस करंट बनेगा वो ऐसा बनेगा कि वो मेन करंट को अपोज करे। क्यों? क्योंकि वो इंड्यूस करंट जनरेट ही मेन करंट की वजह से हुआ है। तो यहां पर क्या है बच्चों, मैंने जैसे ही की को बंद किया, आपका मेन करंट इंक्रीज कर रहा है, मेन करंट इज इंक्रीजिंग। तो मेरा जो इंड्यूस्ड करंट आएगा यहां पर वो क्या होगा? मेन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस होगा। तो ध्यान रखेंगे, जैसे ही मैंने की बंद की तो जो करंट इंड्यूस हुआ है वो मेन करंट का अपोज करेगा। क्यों अपोज करेगा? क्योंकि इट विल बी इन अकॉर्डेंस टू लेंज लॉ। ये इंड्यूस करंट मेन करंट की वजह से ही आया है। क्लियर है? अब ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर मैं स्टेडी स्टेट के बाद अपनी बंद की को खोलूं, अब जैसे ही मैं बंद की को खोलूंगा तो बच्चों क्या होगा? मेरा मेन करंट डिक्रीज करेगा, मेरा मेन करंट विल डिक्रीज। अब मेन करंट अगर डिक्रीज करेगा बच्चों तो क्या होगा? इसको इनफैक्ट आप एरो ऐसे ही बनाइए। अगर मेरा मेन करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? वो कहेगा कि नहीं भाई, मैं मेन करंट को डिक्रीज नहीं होने दूंगा। देखिए, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस मेन करंट की वजह से हुआ है और उसे हमेशा मेन करंट का अपोज करना है। मैंने की को जैसे ही खोला, मेन करंट घटना चालू हुआ तो इंड्यूस करंट कहेगा कि मैं मेन करंट को घटने नहीं दूंगा। तो क्या होगा भाई? इंड्यूस करंट आपका मेन करंट के डायरेक्शन में ही फ्लो करने लगेगा। अगर डायरेक्शन में ही फ्लो करने लगेगा तो वो इंड्यूस करंट को स्ट्रॉन्ग करना चालू कर देगा। क्लियर है? तो अब यहां पर देखिए, इस कॉइल में द चेंज इन फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। भाई करंट की वजह से ही फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहां पर जब मैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाता हूं एल। दिस एल इज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। ये वही इंडक्टर है बच्चों जो हम पढ़ते हैं एसी में, बेसिक इलेक्ट्रिकल में, नेटवर्क एनालिसिस में। ये वही इंडक्टर एल है, ठीक है ना? अब इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी।
तो दिस विल बी माइनस डी डी टी ऑफ फाई की वैल्यू क्या है, एल इंटू आई। तो E इज इक्वल टू माइनस, बाई इंडक्टेंस तो कांस्टेंट है, कोफिशिएंट है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ये ही मेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ है। अगर आपको याद हो तो हमने ट्रांजिएंट में भी पढ़ा था, V इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है ना? अब बात को समझ रहे हो, ये वही है इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्लियर है? आई होप लॉजिक बिल्कुल क्लियर है। यहां से मैं L का वैल्यू निकाल सकता हूं, L इज इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाई डी आई बाई डी टी। अब मैं जैसे चाहूं इसको मैनिपुलेट करके अपने न्यूमेरिकल्स में वैल्यू पुट कर सकता हूं। तो आई होप आपको सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया होगा, क्यों इंडक्टेंस अपोज करता है, क्यों इंडक्टर इनिशियली मेन करंट को अपोज करता है। देखिए, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स में इंडक्टर की इनिशियल कंडीशन यहीं से आती है। मैंने क्या बताया था, इनिशियली इंडक्टर एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों? क्योंकि वो करंट को फ्लो नहीं करने देता। क्यों नहीं करने देता? क्योंकि वो तो मेन करंट के अपोजिट में एक करंट को जनरेट कर देता है। क्लियर है ना? चलो दूसरा कॉन्सेप्ट और लास्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो अगर आपको याद हो, हम लोगों ने जो फिगर 5 पढ़ा था अभी लेक्चर के बिगिनिंग में, जहां पे मैंने प्रिंटेड फिगर्स लगाई थी, जहां पर एक ही सिलेंडर पे 2 कॉइल्स बंधे हुए थे, दैट इज व्हाट म्यूचुअल इंडक्टेंस इज या इंडक्शन इज। यहां पर है क्या बच्चों, देखिए, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल। तो है क्या, मैंने की बंद की, प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हुआ, करंट चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो प्राइमरी कॉइल से ही सेकेंडरी कॉइल मैग्नेटिकली कपल्ड है, मैग्नेटिकली कपल्ड है। तो भाई P और S बहुत पास है, अगर P का फ्लक्स चेंज होगा तो S का फ्लक्स भी चेंज होगा। क्लियर है? और अगर S का फ्लक्स चेंज होगा तो S में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा और करंट फ्लो करेगा। तो यहां पे फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रहा है? सेकेंडरी का जो फ्लक्स है वो किसकी वजह से चेंज हो रहा है? प्राइमरी की करंट की वजह से। ठीक है ना? सेकेंडरी का फ्लक्स प्राइमरी की करंट की वजह से चेंज हो रहा है। इसको प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगाएंगे m इंटू आई पी। बाकी बिल्कुल फंडा वही है, E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। सॉल्व करके लाओगे तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी आई पी बाई डी टी। अब आप इसको चाहे आई पी लिखिए चाहे आई लिखिए, इट हार्डली मैटर्स। तो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस फॉर्मूलाज देखने में एक जैसे ही हैं। क्लियर है? तो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, इस लेक्चर में कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसके लिए अलग लेक्चर बनाना पड़ेगा, ये ऑलरेडी बहुत लेंदी हो गया है। इसमें हम एडी करंट्स पढ़ेंगे। एडी करंट्स क्या है? बीटेक तक, इंजीनियरिंग तक एडी करंट्स का इंपॉर्टेंस है, और बहुत से बच्चों को इंजीनियरिंग तक में भी एडी करंट समझ में नहीं आता है। तो हम एडी करंट्स के लिए अलग लेक्चर बनाएंगे। सोलोनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशंस हैं, बट उसके लिए भी हम अलग लेक्चर रखेंगे। और कुछ इंडक्टेंस के एप्लीकेशंस भी देखेंगे, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग वगैरह हो गई, नॉन इंसुलेटिंग कॉइल्स हो गए। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल लेक्चर है, वो मैं अलग एक सेपरेट लेक्चर में आपको फिर कभी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इस लेक्चर के बाद जब कल या परसों से आप ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, तब आपको ऑल्टरनेटिंग करंट के कोर कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। 10+2 इंजीनियरिंग दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए ये कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। क्लियर है? चलिए, इन केस यू हैव फाइंड द कंटेंट ऑफ द लेक्चर वर्दी इनफ, अगर आपको समझ में आया है, डू लाइक इट, शेयर इट अमंग्स योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड इट येट। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, एज आई ऑलवेज से, stay healthy, stay safe and study well. Thank you.